रेडियो उड़ान की टीम ने एक नाटक तैयार किया दोस्तों, और चूंकि कहने सुनने का क्रम सुबह से ही जारी है, थोड़ा सा इस क्रम को हम बदलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम केवल सुनते रहते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं यार मजा नहीं आ रहा है, या कुछ लोग कहते हैं कि यार मजा सा नहीं आ रहा है। तो उस कार्यक्रम में उस मजे को लाने के लिए, उस लुत्फ को लाने के लिए हमने एक नाटक तैयार किया है। और उल्लेखनीय है, जैसा कि मेरे ख्याल से अब शायद आप में से सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि रेडियो उड़ान के तमाम प्रसारणों का संचालन रेडियो उड़ान के जो तमाम प्रेजेंटर्स हैं जो कि दृष्टिबाधित हैं उनके माध्यम से किया जा रहा है। और चाहे वो प्रोग्राम मैनेजर हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो, या मुझ जैसे जुड़े हुए अन्य प्रेजेंटर्स हो, वो तमाम दृष्टिबाधित हैं उन्हीं की भांति। और देखिए, उल्लेखनीय है कि ये जो नाटक यहां आप देखेंगे मंच के सामने, मंच पर, ये इस नाटक को सब लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़कर ही स्काइप पर प्रैक्टिस के माध्यम से तैयार किया है। जैसे कुछ देर पहले दीपेंद्र सर बोल रहे थे कि भाई टेक्नोलॉजी की अपार संभावनाएं हैं, कैसे हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आज ये जो कलाकार यहां पे नाटक पेश करने जा रहे हैं, इनमें से कोई भी फिजिकली एक दूसरे से कभी नहीं मिला है। ये एक इस नाटक की खास बात है। सब लोगों ने स्काइप के माध्यम से इसको तैयार किया है। और इस नाटक के संगीत निर्देशक अनंत से मैं ये निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं, अनंत धैया मंच पर आ जाएं, और इस नाटक को हम सुचारू रूप से शुरू कर सकें। तो ये आप एक नई कड़ी हमारे इस कार्यक्रम की देखेंगे कि जहां की जिन कलाकारों ने ये नाटक तैयार किया है दरअसल, और ये मीडिया का भी मैं ध्यान चाहूंगा, उनके लिए ये आवश्यक है इस बात को आगे प्रेषित करना जन तक कि ये कलाकार तमाम दृष्टिबाधित हैं, एक दूसरे को नहीं जानते थे। स्काइप के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एक दूसरे से जुड़ करके इन्होंने ये नाटक तैयार किया है। पीछे जो बातचीत का सिलसिला जारी है उसको रोकथाम करने की आवश्यकता है। मैं फिर से आग्रह करूंगा, नरेंद्र, पीछे चहलकदमी जो है उसे आप समाप्त करें, ये मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा। नाटक के कलाकार जो हैं वो तैयार रहे। अनंत धैया वो मंच पर आने का कष्ट करें। देखिए, बाहर चहलकदमी अभी जारी है, खैर उस पर नियंत्रण करके आप अगर यहां आ जाएं तो मेरे ख्याल से कार्यक्रम, देखिए कार्यक्रम करने वाला भी ये समझना चाहता है कि उसे सुनने और देखने वाले कितने हैं। जैसे हमारे श्रोता और दर्शक ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि भाई दरअसल कार्यक्रम में है क्या, उनकी रुचि होती है। आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं, आपसे खास गुजारिश है कि मेहरबानी करके बातचीत न करें। इससे थोड़ा सा व्यवधान, थोड़ी सी बाधा हमारे कार्यक्रम के संचालन में आती है। प्लीज दोस्तों, टीम हमारी तैयार हो रही है और बस कुछ ही क्षणों में ये नाटक हम यहाँ पर पेश करेंगे। इस नाटक के कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ खास उद्देश्य हैं। हम पर आप तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं रेडियो उड़ान के तमाम प्रसारणों के संदर्भ में। और बस कुछ ही पलों में नाटक लेकर के हमारी टीम तैयार है। मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये नाटक भी रेडियो उड़ान के जो तमाम प्रेजेंटर्स हैं उन्होंने तैयार किया। साथियों, आइए मैं अब आपको एक ऐसे गांव की यात्रा करा देता हूं जिस गांव में लोग सुखी तो हैं मगर खुशी से कोसों दूर हैं। जानते हैं आप इसका कारण? नहीं जानते हैं तो हमारे इस नाटक के माध्यम से सहज ही समझ जाएंगे। दृष्टिबाधिता को या ब्लाइंडनेस को आज से नहीं वरन प्राचीन समय से ही एक अभिशाप के रूप में समझा जाता रहा है। हाँ, समय के साथ साथ लोगों की सोच में थोड़ा बहुत आमूलचूल परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन आज भी समाज के बहुत से लोग दृष्टि न होने को किसी श्राप से कम नहीं समझते। और जब बात किसी दृष्टिबाधित या ब्लाइंड लड़की की हो तो लोगों की सोच तो भाई और भी निचले स्तर की हो आती है।
हाँ, दृष्टिबाधिता एक चुनौती है, एक चैलेंज है, इसे मैं भी स्वीकार करता हूं और आप भी स्वीकार करते हैं। लेकिन आज के जमाने में एक विजुअली इंपेयर्ड इंसान, एक दृष्टिबाधित इंसान दरअसल सही मायनों में किसी व्यवसाय में, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो तकनीक की बात हो या जीवन की किसी भी गतिविधि की बात हो, सामान्य लोगों से कमतर तो नहीं है। और ऐसी स्थिति में दृष्टिबाधिता या दृष्टिबाधितों के प्रति हमारे समाज की एक भ्रामक अवधारणा के कोई मायने शेष रह जाते हैं क्या? रेडियो उड़ान की टीम ने एक नाटक तैयार किया है और इस नाटक में आप जानते हैं क्या छुपा है? दोस्तों नहीं, मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं हूं इस नाटक का सूत्रधार और मैं ये चाहूंगा कि मेरे साथ आप भी आनंद लें इस नाटक का, जिसका नाम है एक नया सवेरा। सुनिए जी, खाना खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। अरे खा लीजिए ना, परोस देती हूँ। यार तू चाहती क्या है? तू तुझे मैंने कल समझाया था कि जब ये रात को ना मत आया कर मेरे सामने। कितनी बार तुम दिमाग खाना मेरा। एक तो मैं पहले परेशान होता हूँ लोगों की बात सुन के, ऊपर से मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी मिलती है। मुझे पता है आप हमारे घर में ना अंधी बेटी पैदा होने के कारण मुझसे नाराज हो। अब बेटी तो भगवान का देन होती है ना, वो लक्ष्मी का रूप है, उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम्हें पता है तो उसके बावजूद पूछ रही हो? वाह जानकी देवी, ये बेटी भगवान ने पैदा नहीं की, ये बेटी तुमने पैदा की। और कसम से ये तुम लोग, मुझे तो समझ नहीं आती क्यों लक्ष्मी 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 करते रहते हो। क्या लक्ष्मी अंधी थी? हैं? हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आई है, लक्ष्मी का वाहन उल्लू आया है। न दिन को दिखता है उसे, न रात को दिखता है। तेरी माँ ने रोना सिखाया, काश तेरे इसी रोने के कारण हमारे घर में रोना रोना हो गया। दफा हो जा, बैठ, मैं जाता हूं, तू क्यों जाएगी? पायल, पायल, कहाँ है तू? अरे हाँ हाँ संगीता, यहीं पे हूँ, बोल। आज पता नहीं क्या लाई होगी। अरे पायल, पता है मनोहर को लड़की हुई है। अरे हाँ हाँ, मुझे तो ये भी पता लगा है लड़की अंधी पैदा हुई है। अच्छा, ये साला रामू भी ना आधी आधी खबरें देता है। चल अच्छा हुआ, वैसे पता चलेगा इस मनोहर के बच्चे को भी। बड़ा उछलता था ना खुद को। हाँ हाँ, बड़ा प्रधान बनने चला था, अब आएगी इसकी अकल ठिकाने। सही बोलती है। चल बधाई देने चले उसको। अरे बधाई देने या अफसोस जताने? अरे अफसोस होगा उसके लिए, हमारे लिए तो बधाई है ना। अरे हाँ, पर जाके मार खानी है क्या? चल जो भी हो। अच्छा सुन सुन, तेरे पास कोई तरकीब हो तो बता। हाँ बस एक तरकीब तो है। गाँव में किसी का लड़का हो या लड़की, हम दूध लेके, रिवाज तो है ही दूध लेके जाने का, तो क्यों ना इसी बहाने से जाके बधाई भी दें। क्या कहती है, चले संगीता? हाँ ये सही है, चल पायल चलते हैं। और भाई भाई साहब, राम राम, बधाई हो बिटिया की। वाह, मुंह में राम राम बगल में छोड़ी। आगे तुम मतरा चतरो। मैं इंतजार कर रहा था कि हमारे गांव के तमाम तमाशबीन आ गए, फिर इस बार अतरो चतरो पीछे कैसे रह गई? क्योंकि अतरो चतरो जो है हमारे गांव की हस्ती है, जिनको तो किसी के जख्मों पर नमक छिड़कने का मजा ही कुछ और आता है। आगे तुम लोग भी। वाह जी वाह, हमारे बारे में सोच रहे थे कि खुशी में पैक लगा रहे थे। मैं तो लगा ही रहा हूं, और खुशी तो मुझे बहुत है क्योंकि अब अम्मा साहब जो आए इंडिया में। तुम लोग बैठो, तुम भी लगाओ 2 पैक हमारे साथ। जानकी इनको ले जा, यहाँ कत्ल करवाना, शनिवार का दिन है, क्यों मेरे से मरवाना इनको? हाँ सही बोल रही है,
लक्ष्मी का रूप आ गया तो भी घमंड वैसे ही बना है इसका। इनको बैठाओ, करो पूजा इनकी। ऐ चल रहा हूं। जी नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी जी, मुबारक हो बिटिया की। जी नमस्ते, बैठिए। जी जी जरूर। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, चाय की क्या जरूरत है, रहने दीजिए ना। अरे छोड़ ना, पी लेते हैं। वैसे भी भूख खड़ोगे घर पे, कभी कुछ खाने पीने को मिलता भी है। चलिए फिर भाभी जी, कुछ साथ में खाने को भी ले आइए। बुखड़ो, चाय तो पी लो, खाने को भी दे देते हैं। अरे भाभी जी, ये तो चेहरा तो दिखाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर लेकर आती हूँ। देखिएगा जरूर, आप ही की तो बिटिया है, अभी लेकर आई। दे दे, साथ ही ले जाए, मेरी क्लास की हो। लीजिए बहन जी, देखिए। देख देख संगीता, बिल्कुल लक्ष्मी का रूप आ गया, चेहरा तो देख। हाँ देख, इसकी हाथ की रेखाएं, ऐसा लगता है बड़ी काबिल ऑफिसर बनेगी बड़ी होकर। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे राहु केतु, अब क्यों हमारी कुंडली में समा गई हो? घर जाना है या रात को यहीं रहना है आज? अरे भाभी जी, हम चलिए, चलते हैं। चलिए। नमस्ते एक बार फिर से। अरे बैठिए तो अरे सही, नहीं चाय नहीं भी भाभी तो जी, कहिए। फिर इतनी इनका बार ध्यान पिएंगे, रखिए आप। जानकी बस कर। अरे नहीं नहीं, अब नहीं, ध्यान नहीं, रखिए। बाकी ध्यान लोग रखिएगा, आए हैं, उनको रखिएगा। भी चाय पिलानी है। जी जी जरूर। दोस्तों, आप समझ चुके हैं कि ये नाटक किस दिशा में जा रहा है, इस परिवार में दरअसल हो क्या रहा है। क्या कहा? नहीं समझे हैं अभी तक? खैर, मैं भी बहुत ज्यादा नहीं समझा हूं, क्योंकि अभी तो हम इस नाटक के पहले ही पड़ाव में पहुंचे हैं। आइए देखते हैं 10 वर्षों के बाद क्या परिदृश्य है। पापा, पापा, इधर से आ, मेरी से बोतल पे गिराएगी। पापा, मुझे ना कहानी सुननी है। क्या क्या दोबारा बोलना? मुझे कहानी सुननी है। तुम्हारा बाप हूं मैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुननी है। रात के 10 तू घूम कर रही है? मुझे तो कहानी सुननी है। तुमने भी मरना, तेरी माँ ने भी मरना है। कहाँ वो जानकी? इधर आ। टाइम पता तेरे को क्या हुआ? तेरे से संभाली नहीं जाती ना ये, तो छोड़ा किसी आश्रम में, छोड़ा उसे। रात को 10 बजे घूम रही है, वो कहानी सुननी है। कल से अगर मुझे ये दिखी, तेरी टांगें तो टूटेगी, इसकी भी टूटेगी। मम्मी, जब भी मैं पापा के पास जाती हूँ, मुझे हमेशा डांटते हैं। कोई भी मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं करता। बोलने वाले लोग भी मुझे अंधी बोलकर चिढ़ाते हैं। सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। अरे नाना बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अब छोड़ ना अपने पापा को, तू जानती है ना वो कैसे हैं। अब बेटा तुझे अपने आप उन्हें कुछ करके दिखाना होगा, उन्हें कुछ करके दिखाना होगा, उनका दिल जीतना होगा। पक्का एक दिन सबको कुछ बनकर दिखाऊंगी। सब मुझ पर विश्वास करेंगे, मुझसे प्यार करेंगे। मुझे तो सिर्फ आज एक कहानी सुननी थी। कहानी सुननी है तुझे? हाँ, जो मेरा लाडो बच्चा, वो तो मैं ही तुझे सुना देती हूँ। मेरा वो लाडो बज बच्चा। रहे हैं, अगर आप लोगों का पर्सनल खत्म हो गया तो सो जाओ, घर में और भी लोग रहते हैं। चल आजा। यहां भावना यानी वो दृष्टिहीन लड़की और जानकी अपनी पति और भावना अपने पिता के इस कटु व्यवहार से आहत है। क्या इसी तरह घुटते चले जाएंगे ये दोनों, या इस खराब पिता की सोच में कुछ परिवर्तन आ पाएगा? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर तो इस नाटक के अगले हिस्से में छिपे हैं। तो आइए देखते हैं नाटक के अगले पड़ाव में क्या छिपा है। भोलेनाथ, रुक
रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। 1 मिनट, पहले मैं एक लगा लूं, फिर मैं बात करता हूँ। रुक जाओ। बोले ना, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इतने दिनों बाद क्यों आया हूं। सोच रहे हो? नहीं, मैं बताता हूं। आप पता क्यों? आज मैं इसलिए आया हूं, कुछ बातों का जवाब लेने आया हूं। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं भोलेनाथ, क्यों तुम्हारे कारण मेरी मां घर छोड़ के चली गई। मैंने क्या नहीं किया। मैं नंगी पैरी तेरे दर आता था इसलिए कि तू मुझे अंधी लड़की दे। मैंने सिर्फ एक गुलाब मांगी वंश चलाने के लिए, और तुमने मुझे वो नकारा, वो अंधी लड़की दी ताकि गांव वाले मेरा मजाक बना सके। पत्थर, सच कहते तुझे पत्थर। लोग कहते हैं कि ये बोला है। अरे किस ओर से बोला है तू? लोग कहते थे कि ऐसा करो, वो ऐसा करेगा। वो मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ठीक है, तो तुमने कर दिया ना। अब मेरी बात, अब मैं सारे ऐसे काम करूंगा जिसमें तू लोगों को सजा देता है। मैं तेरे दर पे शराब पी रहा हूं, और अब देखूंगा क्या तू मुझे यही मार देगा। मार दे। मनोहर लाल, ठहरो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मंदिर है, मैं खाना नहीं, जहां तुम्हारे जाम बेजाम छलकाने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहे। उस भगवान को कोसते हो, उसे कोसते हो जिसकी वजह से तुम्हारी सांसें चलती है, और भूल जाते हो कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफों में जिंदा है। तुम्हें इतनी तकलीफ है मनोहर, एक अंधी बेटी दी भगवान ने तुम्हें। मुझसे पूछो, मुझसे जिसके घर एक भी औलाद नहीं है। कभी देखने की कोशिश की है मनोहर, क्या सोचता होगा मेरा दिल? महसूस कर सकते तो शायद महसूस करते, लेकिन नहीं। तुम्हें तो शराब का भूत सवार है, बस शराब। मनोहर नहीं पाली जाती तुमसे। मुझे दे दो, मुझे दे दो। उठो मनोहर, उठो। बस कर। तुम्हें एक नई शुरुआत करनी है। उठो, चलो यहाँ से। यहाँ तो मनोहर लाल शराब के नशे में मानो अपनी ही बर्बादी का कारण बनता चला जा रहा है। क्या सुंदर लाल के कहने पर किसी दिन, किसी पल वो अपनी बर्बादी को रोकने का
प्रयास कर पाएगा। आपके साथ साथ जानकी के साथ साथ और उसके परिवार के साथ साथ सूत्रधार होने के नाते मैं भी हर पल ये उम्मीद कर रहा हूं कि कदाचित मनोहर लाल की सोच को कोई सही और नई दिशा मिले। चलिए दाखिल होते हैं नाटक के अगले मरहले में और देखते हैं यहां क्या छिपा है। हाँ जी, घर में कोई है? हम उड़ान वेलफेयर सोसाइटी से आए हैं। हे परमात्मा, कितने सोसाइटी वाले आओगे? सुबह से छेमी हो तुम। हमारे पास पैसे नहीं है, जाओ भैया आगे जाओ। अरे नहीं भाई साहब, मेरी बात तो सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप पहले से दरवाजे के अंदर आ गई हैं। जानकी, जानकी, इस घर में दो तरह के लोग आते हैं, जा तो आपके मायके से, जा तो भिखारी। अब देखिए आप कौन आए हैं आज। जी नमस्ते। आइए बैठिए। जी धन्यवाद। हाँ जी बताइए, फरमाइए। जी देखिए, हम उड़ान वेलफेयर सोसाइटी से आए हैं और हम ब्लाइंड लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो करो भाई, किसने रोका है? जी सर, हमने ऐसा सुना है कि आपके घर में भी एक ब्लाइंड लड़की रहती है। जिससे सुना उसको साथ ले आते, क्योंकि हमारे घर में तो मुझे तो पता नहीं है ब्लाइंड नाम की बला क्या होती है। एक लड़की है बेचारी, उसको दिखता नहीं है। जी देखिए सर, जिसे दिखता नहीं है उसी को ब्लाइंड कहते हैं, उसी को दृष्टिहीन कहते हैं। हे परमात्मा, क्या कर दिया हिंदुस्तान का। ओबामा आए थे, उनके साथ चले जाते अंग्रेजी बोलने के लिए। जी देखिए सर, हम उड़ान वेलफेयर सोसाइटी से हैं। हमारी बहुत सारी स्कूल्स हैं, संस्थाएं हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। अब आप लोगों ने अंधों के नाम पे भी खाना शुरू कर दिया। अरे खुदा का खौफ खाओ, कितना को लूटोगे? मुझे सब मालूम है। आप लोग संस्थाएं खोलते हो। अब पहले बूढ़े लोगों की खोलते थे, फिर आप जो अनाथ होते हैं उनकी खोली, अब आपने अंधों के नाम पे खोल दी। अपने घर बसाते हो, गाड़ियां खरीदते हो, महल बनाते हो। कौन अंधा, कहाँ का अंधा? हमें नहीं बेचना भाई। देखिए सर, अगर आपकी बच्ची हमारे स्कूल में आएगी, वो लिखेगी, पढ़ेगी, कुछ आगे बढ़ पाएगी, सक्षम बन पाएगी, आत्मनिर्भर बन जाएगी वो। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि उसका बाप मैं हूं या आप। हमारे गांव में पहली बात है कि लड़कियां नहीं पढ़ती, और दूसरी बात हमारी लड़की अंधी है। मुझे तो ये नहीं समझ आता वो कैसे पढ़ेगी। और जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है ना मैडम, आप चिंता ना करें, उसका बाप अभी जिंदा है और एक बेटी को वो पाल सकता है। देखिए सर, आप समझ नहीं रही, कौन से सदी में रह रहे हैं आप? आपको पता नहीं, आजकल ब्लाइंड लोग टीचर बने, वकील बने, अब तो बैंकर भी बन चुके हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में दो ही नेत्रहीनों का नाम सुना है, एक सूरदास महाराज का, एक धृतराष्ट्र का। हाँ, कुछ लोगों ने जरूर बताया कि ये जो नेत्रहीन होता है कुछ बाजा बूजा बजा लेते हैं, और तो मुझे पता नहीं कुछ। सही पता चल जाएगा, आजकल ब्लाइंड डॉक्टर भी बन चुके हैं। ओह, तो अस्पतालों में ताकि इतने लोग मर रहे हैं। हे भगवान, कैरियर डॉक्टर यानी फिजियोथेरेपिस्ट। आप जो मर्जी कहिए बहन जी, हमने चाय पीनी है। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, हमने नहीं पढ़ाना भाई आपको। समझा रही हूँ, समझ नहीं। जाओ भाई पीछे। मेरा नाम आस्था जैन है और हमारी संस्था का नाम है उड़ान वेलफेयर सोसाइटी। जी तो पढ़वाएगी किससे? आता तो है नहीं पढ़ने, क्या करना लेके? जी, मेरा नाम आस्था जैन है, उड़ान वेलफेयर सोसाइटी, करोल बाग, नई दिल्ली। ठीक है, अपनी बेटी को जरूर भेजिएगा हमारे स्कूल में। जाओ यार, जो भी आता पीछे ही पड़ जाता है। जी नमस्ते। और साथियों, इस नाटक के एक एक बढ़ते हुए लम्हात के साथ आपकी तरह मैं भी ये उम्मीद लगाए बैठा हूं कि कब सुधरेगी मनोहर लाल की ये खराब सोच। और आखिर उम्मीद क्यों ना करें हम सब, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है ना दोस्तों। आप भी उम्मीद कीजिए, मैं भी उम्मीद करता हूं, और दाखिल होते हैं इस नाटक के अगले मरहले में। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो महारानी जी, अब आपको भी मेरे साथ जरूरी बात करनी है। वैसे आप रोज जरूरी बात करती हैं, आज कुछ क्या खास है? आइए पहले इधर बैठिए, इधर आइए पास।
आप आइए महाराज, पहले बैठिए। जी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाने चाहती हूँ, उसे स्कूल भेजना चाहती हूँ। वाह मदर टेरेसा, तो तुम पर भी ये सोसाइटी वालों का चल गया काला जादू है। अरे ये बड़े चालाक होते हैं, ये जो सोसाइटी वाले लोग हैं बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, इनको कुछ नहीं लेना देना होता हमारे बच्चों से। ये तो इन्होंने अपने पैसे कमाने होते हैं, अब कुछ और नहीं मिल रहा तो चलो इनको पकड़ लो। बस सारी दुनिया की तमन्ना आप में ही है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपनी बेटी को पढ़ा कर रहूं। बात कैसे कर रही हो? तेरा पति हूं भाई मैं, भूल रही हो? आप ही ने मजबूर किया है मुझे ऐसे बात करने के लिए। जानकी, हमारे गांव में लड़कियां नहीं पढ़ती और हमारी लड़की को दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं समझती तू? अगर हमारे गांव में लड़कियों को नहीं पढ़ाते और अगर हमारी बेटी अंधी है तो उसका क्या कसूर है? पढ़ना लिखना उसका अधिकार है और मुझे उसका ये अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता, आप भी नहीं। मेरे साथ सही लहजे में बात करो। तो ठीक है, जानकी वो नहीं पढ़ी और मैं जानना चाहता हूँ कि लड़की नहीं पढ़ेगी तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे झुग्गी झोपड़ी में रहना मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बेटी के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं आपकी धकियानुसी बातों में आकर उसका भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो। वाह, क्या सजा दिया जानकी देवी, वाह। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है जानकी, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, कसम भगवान शिव जी, जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा तुझे मैं। ठीक है, अगर आपको यही मंजूर तो यही करना। आप मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और वैसे भी मैंने आपके साथ रहकर आज तक पाया ही क्या है? घुट कर जीती आई हूं मैं। अरे रोज रोज के मरने से तो अच्छा ही होगा एक बार में मार डालना। उस भगवान पे भरोसा है जिसने तुम्हें वो अंधी लड़की दी। वाह, और ये जो तू कैंची की तरह जबान चला रही है ना, इसको बंद कर, अब दफा हो जा, नहीं तो कत्ल होएगा मेरे हाथ से तेरा। दोस्तों, इंसान के अंदर जज्बा हो, कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो, सही सोच हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। और यही किया जानकी ने। मनोहर लाल के विरोध करने के बाद भी उसने आखिरकार अपनी दृष्टिहीन बेटी भावना का एडमिशन, भावना का दाखिला दिल्ली के एक स्कूल में करा ही दिया। और आइए आगे देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। पापा पापा स्कूल जा रही हूँ। पता है स्कूल में ना इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया और मैं अपना अपने खिलौने सब कुछ डाल दिया। आधा फिर इंग्लिश बोलना सिखाते हैं वहां पे। आप नहीं चलेंगे खुश होंगे। मुझे काम है। कहाँ है वो? तो जा रही हो आके। बहुत जिद्दी हो जानकी देवी, बहुत। ठीक है, अब करवा ही दिया तो जाओ। हमारी नहीं है वो, अब से सिर्फ तुम्हारी है। तुमने स्कूल में डाला, मैंने नहीं। कोई नहीं बेटा, आजा चल, मैं चलती हूँ तुझे छोड़ने। पापा को ना मैं बाद में लेकर आऊंगी आपसे मिलवाने के लिए। जा उसको बाय कर। और इस तरह से भावना तो चली गई है अपने स्कूल की ओर, लेकिन यहाँ मुझे भी
मौका दिया है इस दृश्य ने अपने बचपन के दौर को याद करने का। आप भी याद करना चाहते हैं अपने स्कूल के इस दौर को, तो आइए भावना के साथ हम भी चलते हैं भावना के स्कूल में। गुड मॉर्निंग बच्चे। भैया हम तो बड़े खुश हुए आपकी तरक्की से। पता है केवल 21 दिनों में आपने ब्रेल सीखा है। तो आज हमें कौन सी पोएम सुनाओगे आप? कविता मैम ने सिखाई थी। ठीक है, सुना दो। दस छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पर, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची 9। अच्छा, तो आज मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताने वाली हूँ, है ना? अरे ये क्या, आपने अपने अपना हाथ आंखों के पे क्यों रखा है? निकालो। ओहो, फिर अब नाक पे रख दिया हाथ अपने। सारी चीजें हम ब्लाइंड लोगों में देखते हैं, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? जी ठीक है। तो जैसे कि देखो, अब आगे जाके बड़े हो रहे हो, कल जाके आप एक लड़की होते, आपकी शादी होगी, है ना? फिर आप किसी और के घर चले जाओगे, तो आपको बहुत सारी चीजें, बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, खुद के काम खुद करना, और फिर अगर कोई बीमार हो तो उसको मेडिसिन देना, फर्स्ट एड बैग अपने पास रखना, है ना? अगर किसी को समझो अचानक बिजली का शॉक लग जाए तो मेन स्विच याद से बंद करना, है ना? ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, और याद करके आपको उसे सीखना भी है, ठीक है? करोगे ऐसा? हाँ जी मैम। जी। अच्छा ये बताओ, जब हम आपके घर आएंगे तो हमें क्या खिलाओगे? मैं मीठे चावल बना के खिलाऊँ। अच्छा तो ठीक है, सब कुछ याद कर लिया आपने? हाँ जी। तो चलो, ठीक है, ये लो स्टिक और इससे अपने घर जाओ, है ना? ओके, बाय बच्चे। और इस प्रकार भावना पढ़ लिख कर बड़ी होकर सफलता के साथ अपने घर जा रही है। लेकिन एक बार फिर से मेरी तरह और आपकी तरह भावना भी उम्मीद करती होगी कि क्या उसके पिता मनोहर लाल की सोच में कुछ सुधार हुआ है, या ज्यों की त्यों बनी हुई है मनोहर लाल की वो खराब अवधारणा। चलिए मित्रों, मनोहर लाल के घर चलते हैं और तमाम वर्षों के बाद वहां क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। जानकी, अरे हो जानकी। अरे ये आ गए आज। हाँ आप तो यार, बड़े खुश लग रहे हो आज आप। आज तुम्हें पता तो है हमारे गांव की अतरो चतरो। क्या किया आज हमने? लेकिन ना वो पहले तो बाद में बताना, पहले ना घर का पंखा खराब हो गया वो सही कर दो। मैं बात सुना रहा हूँ, घर का पंखा ठीक करो। कौन सा पंखा खराब हो गया? अब आप बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे हम ताजमहल में रह रहे हैं, एक ही तो कमरा है घर में। अरे जानकी जी, तो आपकी याद में याद रहता कहाँ आजकल कुछ। चलो ठीक है, मैं पंखा ठीक कर देता हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए एक गिलास। हाँ हाँ, तुम पंखा ठीक करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे अजीब बात है, पंखा ठीक करूँ तो पानी मिलेगा, अगर पंखा ठीक करते करते मैं मर गया तो? छोड़ो, तुम ही ना कुछ भी बोलते हो, मरे हमारे दुश्मन। तो ये अतरो चतरो मर गए हैं। अब कुछ भी बोलोगे तुम ना। चलो भाई, लाओ वो पेचकस प्लस लाओ, मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो। क्या? बड़ी सुंदर लग रही हो आज। जितना तुम शर्माती हो। दो पेचकस। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तो ये शरारत भी तुम्हारी है, तार निकाली हुई है ना जो इसकी,
तो देखो पंखा क्या हो गया जाने, गर्मी में परेशान होगी मैं। हेलो। जनवरी महीने में कौन सी गर्मी होती है? लाइट भी खराब है कमरे की, पता नहीं क्या किया हुआ है कसम से तुमने। देख तो जानकी ठीक तो हो ना आप? काफी हो ना? मेन स्विच बाहर, मेन स्विच के पास हो, भावना खड़ी हुई है, तो लग रहा है उसने ही बंद करा है। पापा आप ठीक है ना? पापा आप ठीक है ना? आप ठीक है ना पापा? आप ठीक है ना? आप ठीक है ना पापा? बेटा हाँ, टीचर ने सिखाया था। मुझे क्यों नहीं मरने दिया? मुझे क्यों बचाया तुमने? नहीं ऐसा मत बोलो पापा। मैंने सारी उम्र तुम लोगों को मार दिया, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे मरने दिया। नहीं ऐसी बातें नहीं कर। अरे जानकी, अंधी मेरी बेटी नहीं है, अंधा तो मैं हूं और मेरे जैसे तमाम लोग हैं समाज के जो आंखें ना होने को शायद पूरी जिंदगी मान लेते हैं। मुझे माफ कर दो जानकी, मुझे माफ कर दो बेटा। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला थोड़ी ना कहते हैं। जानकी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं आज कि मैं तुमसे क्या क्या मांगू, लेकिन एक कदम पे मेरा और साथ दे दो। बोलो दोगी ना? जी मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। गाँव जाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि अपने बच्चों को जो विकलांग हैं, जिन्हें दिखता नहीं, स्कूल में पढ़ाओ, हमारे इंस्टीट्यूट्स में डालो, अन्यथा उनके परिवार की भी परिस्थितियां मेरे जैसी होगी। जाओगी ना जानकी? चलोगी ना? जी मैं बिल्कुल चलूंगी, आपसे वादा करती हूँ। भावना तुम चलोगी? हाँ पापा। चलो हम इसकी शुरुआत यहां से करते हैं जानकी। यहां पर बैठे सभी लोगों से हम प्रण लेते हैं, यहां प्रण करें, जहां भी किसी विकलांग को देखोगे, दृष्टिहीन को देखोगे, आप उन्हें स्कूल में पढ़ने के लिए जरूर बोलोगे। बोलो क्या आप इस मुहिम में हमारे साथ हो? देखो देखो भाई साहब, हमने तो पहले ही कहा था, बिल्कुल लक्ष्मी का रूप है बिटिया। अतरो जतरो आगे, तुमने कहाँ बोला था? दूसरी ने बोला था। हाँ हमने भी बोला था, बड़ी काबिल लड़की बनेगी आपकी बड़ी। देख लो, हम तो पहले ही कह रहे थे। वो देखो तुम्हारी टीचर भी आ गई। अरे मनोहर, और सुंदर चाचू भी आ गया। भावना बेटा, हाँ जी चाचू। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। चलो अब भावना यहाँ पर सारे जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए खाना बनाएगी और हम सारे लोग मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है भावना? हाँ जी। बोल शंकर भगवान की दोस्तों, साथियों, और इस प्रकार भावना के प्रयासों से मनोहर लाल की आंखें आखिरकार खुल ही गई। दोस्तों, उसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं, आपका सूत्रधार आपके साथ साथ। और अगर आपको भी लगता है कि आपके पास, आपके साथ या आपके आसपास कुछ ऐसी ही लोगों के ऐसी ही सोच वाले लोग मौजूद हैं,
तो आप उनकी सोच को बदलने की कोशिश कीजिए और उगते हुए सूरज की भांति आप भी लेकर आएं अपने जीवन में एक नया सवेरा। मित्रों, इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का किरदार सहित परिचय इस प्रकार से है। मनोहर लाल यानी कि दानिश महाजन, जानकी स्वाति सक्सेना, भावना यानी कि वो दृष्टिहीन लड़की जो दृष्टिहीन के रूप में परफॉर्म कर रही थी, ज्योति मलिक रेडियो उड़ान की प्रोग्राम मैनेजर भी हैं, संगीता यानी कि मोनिका झा, पायल दिव्या शर्मा, आस्था जैन और स्कूल टीचर निकिता पाटिल, सुंदरलाल अनंत धैया, और इस नाटक के निर्देशक हैं स्वयं दानिश महाजन, ध्वनियांकन और संगीतकार अनंत धैया और सूत्रधार अमित भट्ट। तो दोस्तों, मैं आप लोगों की थोड़ी सी और सब्र, अवनीश सर जो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डिसेबिलिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, भारत सरकार। मैं मंच पर उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने विचार और अपने उद्गार यहां अभिव्यक्त करेंगे मंच पर बैठे हुए उड़ान के हमारे सभी साथीगण, मंच पर बैठे हुए उड़ान के संयोजक, मुझे आज यहाँ बुलाने वाले श्री गुप्ता जी, यहाँ बैठे मेरे सहयोगी जेएल कौल साहब, यहाँ बैठे हुए सभी प्यारे साथियों, इस नाटक में भाग ले रहे हमारे विशेष रूप से जो है पारंगत महाजन व दानिश महाजन व उनके सभी साथीगण, यहाँ आए हुए सभी आमंत्रित अतिथिगण, मुझे यह बहुत खुशी है कि उड़ान रेडियो के इस पहले वर्षगांठ में आपके यहाँ मुझे आने को मिला है। एक लगभग महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले हम लोग एक कार्यक्रम में थे यहीं दिल्ली में, जहां हम लोग अपने विभाग के माध्यम से जो एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस हैं वो बांट रहे थे। तो उसी कार्यक्रम में श्री गुप्ता जी से मुझे मिलने का मौका मिला और लगभग 10-15 दिन पहले आपने हमें फ़ोन किया कि आपका ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, मैं ज़रूर आऊँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ आज सैटरडे के दिन आराम से इतना अच्छा मुझे नाटक देखने को मिला कि मुझे लगा कि अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, नाटक बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे बता गया, सिखा गया। ये हमारे सामने एक चैलेंज है कि लोगों में विश्वास जगाना, लोगों का माइंडसेट बदलना, कैसे हम अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे लड़के लड़कियों को हम मजबूत कर सकें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज शहरों में, अभी कौल साहब से यही बात हो रही थी, शहरों में तब भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव देहात में विशेष रूप से लड़कियों के लिए उतना हम सब कर नहीं पाते या करने की स्थिति में नहीं रहते। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि अभी सुबह हम लोग ऑफिस में ही थे और हमारे माननीय मंत्री जी के साथ एक बहुत बड़ी संस्था है यूएसए की, उसका नाम है वाधवानी फाउंडेशन, उसके मिस्टर वाधवानी आए थे। तो हम लोग ने इसी बात को रखा कि क्यों ना हम लोग स्किल डेवलपमेंट, क्यों ना हम लोग ट्रेनिंग, क्यों ना हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फिर उसके बाद रिटेंशन के लिए और मजबूती से कदम उठाएं। हमारा विभाग बहुत नया है, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, कई बार धन की कमी भी रहती है, लेकिन निश्चित ही प्रयास ये रहेगा कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएं। मैं आपके इस मंच के माध्यम से केवल इतना कहूँगा कि आज जिन कलाकारों ने यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है, उस कला को जरूर हम लोग एक मौका किसी और कहीं ना कहीं और भी देंगे और इस आज के इस नाटक को और एक बड़ा मंच देंगे जब इसको पुनः करने की जो है व्यवस्था बनानी पड़ेगी। केवल एक तब्दीली करेंगे कि आपकी शराब की बोतल जरूर हाथ में नहीं रहेगी, बाकी सब चीजें जो है, क्योंकि हमारे सरकारी मंच पर शराब की बोतल जो है ले जाना कहीं ना कहीं वर्जित हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं दूसरा रूप देंगे। लेकिन बहुत अच्छा नाटक आपने किया है। गांव, शहर,
पूरे देश में अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों के मन में विश्वास जगाना, लोगों के मन में ऐसा भाव पैदा करना कि कोई भी अगर कहीं भी किसी तरह की जो है हमारे में हमको कहीं ना कहीं दिक्कत है या कठिनाई है, तो उस बाधा को हम कैसे दूर कर सके, उस बाधा के लिए जो है अभी उड़ान के हमारे जो संयोजक बता रहे थे कि आप पहली बार मिले हैं आज, और जितनी प्रैक्टिस है सब स्काइप के माध्यम से हुई है, तो निश्चय ही टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल आपने इस प्ले में किया है, इसी तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत सारी बाधाओं को लांघा जा सकता है। और हम लोग जैसे भगवान महादेव के लिए कहा गया है, तो भगवान महादेव टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत जो है हम कह सकते हैं कि उनके पास भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, लोगों को हवा में उड़ा देते थे। कहीं ना कहीं जो है वो उस समय की जो है चीज़ों को अगर हम सुने तो कभी कभी लगता है कि ये हो सकता है कि नहीं, लेकिन मैं आज की तारीख में कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीज़ें होकर रहेंगी और हो सकती हैं, केवल हमको अपने में विश्वास की ज़रूरत है। मैं उड़ान वेलफेयर सोसाइटी, उनके सभी सदस्य जो भी यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मुझे आज अभी पता चला कि नारायण सेवा संस्थान भी इससे जुड़ा हुआ है, उन सबको मैं बधाई दूंगा। जितने यहाँ पे यंग लोग थे उनको मैं बधाई दूंगा, जितने आर्टिस्ट हैं उनको मैं गले लगाकर फिर से जो है बधाई देना चाहूँगा। और निश्चय ही अंत में मिस्टर गुप्ता व उनकी पूरी टीम को फिर कहना चाहूँगा कि आप हमको ये अवसर दीजिए, हम भी कहीं ना कहीं इस तरह के जो है आर्टिस्ट और इस रेडियो के जो माध्यम से जो प्रोडक्शंस हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। नए वर्ष की आज नया वर्ष की में आपसे मुलाकात हो रही है, नए वर्ष में हम और आगे अच्छे काम करें, ये हमारा विश्वास होगा। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत 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 धन्यवाद सर। और अवनीश साहब ने नए वर्ष की बात की है, तो मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी पहला ही माह है नए वर्ष का, और फिर हिंदी तिथि के अनुसार तो अभी नया वर्ष आना बाकी है। तो हर्ष ही हर्ष हो इस नए वर्ष में, सबका उत्कर्ष हो इस नए वर्ष में, फर्ज का फर्श हो इस नए वर्ष में। और इन सब तमाम उम्मीदों से हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार आने वाले समय में जो कार्य करेगी, तो इस नए वर्ष में हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मैं अवनीश साहब का, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ यहां पर आए थे। दोस्तों मैं बस थोड़ा समय लेना चाहूंगा हमारे जो रेडियो प्रेजेंटर्स हैं और जो कलाकार हैं जिन्होंने हम सबको सहयोग किया है यहां तक पहुंचाने में। दरअसल प्रेजेंटर्स के बिना ये संभव ना होता रेडियो का संचालन, उनको हम दरअसल ऑनर करना चाहते हैं प्रशस्ति पत्र के माध्यम से, एक ट्रॉफी के माध्यम से, प्रतीक चिन्ह के रूप में। और ये बहुत स्वर्णिम अवसर है, जबकि जवाहरलाल कौल सर हमारे साथ मौजूद हैं, अवनीश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं इन दोनों ही को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर, और वॉलंटियर्स की सहायता से क्रम के अनुसार पंक्तिबद्ध तरीके से जैसे जैसे मैं नाम लेता चला जाऊंगा वैसे वैसे हमारे प्रेजेंटर्स वो सर्टिफिकेट और ट्रॉफी वो लेना चाहेंगे। दोस्तों पिछले वर्ष से ही यानी कि फरवरी 2014 से तमाम रेडियो प्रेजेंटर्स हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और जैसा कि मैं आपको अभी बता ही रहा था कि फिर वो रेडियो ही क्या या वो टेलीविजन ही क्या, वो ब्रॉडकास्टिंग की ही क्या, जहां सब कुछ तो हो लेकिन एक सही प्रेजेंटेशन ना हो। यदि कुछ एक उदाहरणों को हम छोड़ दें, उनकी गिनती न करें, तो कमोवेश सभी प्रेजेंटर्स खुद की मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग उन्होंने हासिल नहीं की है, लेकिन रेडियो उड़ान ही एक ऐसा माध्यम है जो हमको अपनी इस एबिलिटी को इन्हांस करने का मौका देता है और विचार और अभिव्यक्ति के इस माध्यम से, प्रखर माध्यम से जुड़ने का मौका देता है। इस क्रम में मेरे पास कुछ नाम मौजूद हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकली मैं नाम मैं लेना चाहूंगा और आमंत्रित करना चाहूंगा अनुज, प्रिय अनुज, मेरे छोटे भाई समान है, तो अनंत धैया, संगीत नहीं, अरे वो नहीं, अनुज का अभिप्राय कुछ और होता है। अनंत धैया को दरअसल अनुज नाम नहीं है, वो एक संबोधन का तरीका है, प्रिय अनुज। तो खैर कभी कभी जब हिंदी ज्यादा शुद्ध हो जाती है तो समस्याएं हो सकती हैं। अनंत धैया, अनुज वैसे छोटे को कहा जाता है,
वो अपना प्रशस्ति पत्र हासिल करेंगे अवनीश कुमार जी के करकमलों के माध्यम से और ट्रॉफी के रूप में संगीत सागर। और गौरतलब है कि जो आगे कल्चरल इवनिंग है उसमें वो संगीत निर्देशन का कार्य भी करेंगे, बेहतरीन कीबोर्ड बजाते हैं। अरवी नाटक में वो ध्वनि अंकन भी उन्हीं का था। इसके साथ ही आशीष सिंगला, आप नए जुड़े हैं और पिछले कुछ दिनों से आप एक पॉपुलर शो कर रहे हैं 20 सवाल। जी हाँ, ये हमारे रेडियो प्रेजेंटर्स हैं। अनंत के बाद इनकी बारी है कि वो अपना सर्टिफिकेट और ट्रॉफी हासिल करेंगे श्री जवाहरलाल कौल साहब के करकमलों से। और जी, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक बहुत ही यंग डायनेमिक प्रेजेंटर दिव्या शर्मा, जो कि पंजाब से आई हैं और तमाम खास तौर पे इनके मशहूर प्रोग्राम्स हैं इंस्पिरेशनल विंग एंड मिस्ट्री ऑफ 26। ये 2 प्रोग्राम ये इंग्लिश भाषा में प्रेजेंट करती हैं। लंच के बाद इनकी एक प्रेजेंटेशन भी है। दिव्या शर्मा ये अपना प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी हासिल करेंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा और आज के हमारे अतिथियों के द्वारा। तो हमारे प्रेजेंटर्स की जो लिस्ट है उसमें न केवल पुरुष बल्कि जो महिला प्रेजेंटर्स हैं उनको भी समान भागीदारी दी गई है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मोनिका झा को। मोनिका झा बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम कर रही हैं। हर सोमवार रात 10 से 11 इनके प्रोग्राम का प्रसारण होता है और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। अपना प्रशस्ति पत्र वो प्राप्त करेंगी ट्रॉफी के साथ। संगीत के क्षेत्र में महारत रखती हैं और उनसे गाना हम सुनेंगे लंच के उपरांत कल्चरल इवनिंग में। लेकिन इस बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नरेश कुमार को। नरेश कुमार नए हमसे जुड़े हैं और वो अपना प्रशस्ति पत्र ट्रॉफी के साथ हासिल करेंगे। अगला नाम जो मेरे जहन में है वो है मुंबई की निकिता पाटिल का। निकिता पाटिल जो कि मुंबई की हैं और वो प्रोग्राम भी करती हैं बायोस्कोप। बायोस्कोप जो कि एक फिल्म किसी भी फिल्म पर आधारित प्रोग्राम होता है, हर शनिवार प्रसारित किया जाता है रेडियो उड़ान ऑनलाइन रेडियो स्टेशन के माध्यम से 8 से 9 आप इसे सुन सकते हैं। निकिता पाटिल अपना प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्राप्त करेंगी। जिंदगी खूबसूरत है। हाँ जी हाँ दोस्तों, जिंदगी को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं हमारे एक और होनहार रेडियो प्रेजेंटर्स जिनका नाम, और वो भी पंजाब से आए हैं, पुनीत सोनी। पुनीत सोनी अपना सर्टिफिकेट और ट्रॉफी हासिल करेंगे। अगला नाम मेरे जहन में है रवि खुराना का। ये भी पंजाब के हैं। पंजाब की लंबी लिस्ट है भाई, तो बिल्कुल आप अपना सर्टिफिकेट और ट्रॉफी हासिल करेंगे हमारे तमाम गेस्ट के माध्यम से। दोस्तों अगला नाम है संजीव गांधी का। आप सुन चुके होंगे, जो हमारे श्रोता हैं, एक प्रोग्राम आया करता था जो अब पुनः शुरू होगा, रब की गुजारिश। पंजाब के ही हैं संजीव गांधी, चंडीगढ़ से आए हैं। अपना प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी वो प्राप्त करेंगे। भाई दोस्तों, संगीत की बातें तो हो गई और संगीत से लबरेज जो तमाम जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो बायोस्कोप हैं, उनकी बातें हो गई। लेकिन समाचारों का अगर हम कहना चाहिए कि विश्लेषण करें, संगीत और समाचार, यह है प्रोग्राम का नाम। दोनों ही एक साथ प्रसारित करते हैं। मुंबई से आए हैं शिवानंद मंथालकर। शिवानंद मंथालकर अपना प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्राप्त करेंगे।
और दोस्तों बहुत पंजाब से लोग थे, मुंबई से लोग थे, मैं भी दिल्ली से बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझसे पहले नाम है सुशील यादव का, दिल्ली के सुशील यादव। लम्हे कुछ खट्टे कुछ मीठे, ये है इनका प्रोग्राम का नाम। स्नेह के साथ ये हासिल करेंगे अपना प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी रेडियो उड़ान वेलफेयर सोसाइटी की ओर से। दोस्तों अगला जो नाम है वो न केवल प्रेजेंटर्स के रूप में जाना जाता है पिछले दिनों, बल्कि हालांकि वो केवल आज भी प्रोग्राम जारी है। स्पोर्ट्स गैलेक्सी और जो नाटक में भाग ले रही थी, जानकी का जो रोल कर रही थी, जिनका नाम है स्वाति सक्सेना। स्वाति सक्सेना अपना सर्टिफिकेट और ट्रॉफी हासिल कर लेंगी। स्वाति के साथ साथ मैं एक और नाम लेना चाहूंगा। स्वाति सक्सेना की ही वो बहन है शुभ्रा सक्सेना, इनका भी उनकी बराबर की भागीदारी रही है। स्पोर्ट्स गैलेक्सी नामक जो प्रोग्राम आता रहा है रेडियो उड़ान पर, वो भी सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगी और ट्रॉफी भी वो कलेक्ट करेंगी। और हमारे कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं श्री विनोद चंद्र गुप्ता, अवनीश सर को यहां तक लाने का एक बड़ा उन्होंने उठाया था जिम्मा, वो सफल रहे, उसके लिए वो बधाई के पात्र तो हैं ही, लेकिन सर्टिफिकेट और शील्ड के भी वो भागीदार हैं। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। उनके प्रोग्राम का नाम रहा है हेलो फरमाइश। मैं सैफ साहब को एक घोषणा के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। अच्छा, रेडियो उड़ान से मैं भी जुड़ा रहा हूं, लेकिन रेडियो प्रेजेंटर्स की जो मंच संचालन की एक संयोजक की समस्या रहती है कि अपना नाम दरअसल नहीं उसको लेना चाहिए और ना ही वो ले पाता है, बाध्यता है। तो ये दानिश महाजन बार बार मुझे तंग कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि शायद कुछ भूल रहे हो। दानिश भाई शायद आप कुछ बताना चाहेंगे। उसके बाद और भी लोग हैं। हेलो। तो अगला नाम अमित भट्ट जी जो संचालन कर रहे हैं, मंच संचालन। एक मुलाकात जो 50 से ज्यादा इंटरव्यूज कर चुके हैं तमाम हस्तियों की, हमारी कम्युनिटी की। जोरदार तालियां भाई भट्ट साहब के लिए, सुबह से बोल भी रहे हैं। जोरदार तालियां भाई। तो अभी अनीश सर आप रुके जरा। ये नारायण सेवा संस्थान से प्रिवंजन साहू जी हैं, ये कुछ बात रखना चाहते हैं अपनी। साहू जी आप आए। जी आप यहाँ क्या करना चाहते हैं? सलमान हाँ बोल। हाँ कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन इस तरह का यदि कोई सोसाइटी आपकी है जो इस एरिया में, डिसेबिलिटी के एरिया में काम कर रही है, और अगर वो अवेयरनेस जनरेशन के लिए और इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं, तो अभी हमने लगभग 1 महीने 1.5 महीने पहले से ही एक नई योजना शुरू की है अवेयरनेस जनरेशन स्कीम की, जिसमें इस तरह के प्रोग्राम को हम लोग फंड भी करते हैं। तो आप में से जो उड़ान सोसाइटी और सभी लोग हैं, और अपना पूरा इतिहास निकाल लीजिए, अपना पूरे काम को ले लीजिए। अगर आपके 3 साल हो गए हैं एज एन NGO, तो फिर आपके ऑडिट और एनुअल रिपोर्ट के साथ अगर अप्लाई करेंगे तो इस तरह के कार्यक्रम के लिए भविष्य के लिए जो है हम टेकअप कर सकते हैं। हमारी अगली बैठक तो 2 तारीख को ही होने वाली है, लेकिन आप लोग अप्लाई करिए तो महीने 2 महीने बाद फिर जब भी रखेंगे आप कार्यक्रम, तो उसकी जो हम स्वीकृति दे सकेंगे। थैंक यू। उड़ान टीम के जो मेंबर्स है, हम चाह रहे हैं वो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, हम संस्थान की ओर, नारायण सेवा संस्थान की ओर उनको सम्मान करना चाहेंगे। उनको श्रीनाथ जी का दुपट्टा और मोमेंटो देके सम्मान करना चाहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उड़ान मेंबर यहाँ आ जाए। टीम बोल रहे हैं, ये 6 लोग हैं ना, जो टीम उनके लिए बोल रहे हैं। साहब सर आ जाइए आप। साहब सर हाँ इकट्ठे ही आ जाओ, सारे आ जाओ इकट्ठे। साहब सर आ जाए। रजीब भाई आप भी आ जाओ। रजीब भाई, ज्योति हाँ जी हाँ जी सर। वैसे 24 आवर्स है, गाने चलते हैं, लेकिन हमारा जो 4 घंटे का ब्रॉडकास्टिंग होती है, 4 शो, और उसको 4 घंटे रीब्रॉडकास्ट करते हैं, और उसके अलावा अलग अलग तरह का म्यूजिक अलग अलग टाइप डेली चलता है। हाँ जी डेली 120 कंट्रीज में चलता है। ऐसे कैसे पता चलता है कितने लिसनर्स हैं क्या? सर वो वहाँ पे आता है डेट पे हमारा एक
हाँ जी, ये सर अभी 1 साल हो गया, फर्स्ट ईयर है। हाँ, वो भी अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 साल ही उसी सोसाइटी के अंडर इसको रजिस्टर किया। 1 साल 6 महीने। दोस्तों थोड़ा सा क्योंकि बीच में तब्दीली करनी पड़ी थी परिवर्तन के तौर पर, तो मीडिया से 2 प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी या जो 2 लोग मौजूद हैं वो अपने विचारों के साथ आमंत्रित हैं, प्रश्नों के साथ आमंत्रित हैं, और मैं प्रशांत टंडन जी और गीतम जी जो कि इंडिया न्यूज से आई थी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। वॉलंटियर्स सहायता करेंगे लोकेट करने में। दोस्तों ध्यान देंगे, लंच, मैं ये समझ सकता हूं कि सर्दी का मौसम है, आप लोगों को भूख भी लगी होगी, तो बस लंच से पहले की एक इवेंट छोटी सी बाकी है। प्रशांत टंडन साहब आए हैं और अपने उद्गार वो प्रकट करेंगे। दरअसल इनको कवर करना है, तमाम चैनल्स से इनका वास्ता रहा है पूर्व के दिनों में। तो प्रशांत टंडन साहब अपने विचार यहां पे रखने जा रहे हैं और आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा, बहुत बातचीत हो रही है, उस पर थोड़ा नियंत्रण करने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा। आप सभी लोग सुने, उसके बाद भोजन का ब्रेक होगा, लंच ब्रेक होगा, भोजन अंतराल। जी प्रशांत जी। पहली बात तो अमित को और रेडियो उड़ान के सभी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, ये बहुत सफल कन्वेंशन करने के लिए। और मेरा एक तारुफ इन लोगों अमित ने कराया कि मैं कुछ टीवी चैनल्स में संपादक रहा हूँ। एक तारुफ मेरा कराया अमित ने कि कुछ टीवी चैनल में संपादक रहा हूँ और लंबे समय से मीडिया में रहा हूँ। अब मेरा दूसरा एक और तारुफ है कि मैं अंतर्दृष्टि एक संस्थान है और अखिल श्रीवास्तव आए हुए हैं, उससे भी जुड़ा रहा हूँ। करीब 5 साल से हम लोग अपने दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित दोस्तों के साथ काम करते हैं। और एक उसमें बड़ा काम जो थोड़ी बहुत पहल हमने की है वो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से प्रभावित हैं और जो कॉर्नियल डोनेशन से ठीक हो सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कैंपेन पूरे देश में हम चलाते हैं। और अभी हमने आगरा में कन्वेंशन भी किया था। मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ दिख रहे हैं, निकिता और भूषण और प्रीति थी, चली गई प्रीति मोंगा, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे यहाँ पे जिनको मैं पहले से जानता हूँ। फातिमा जी बॉम्बे से आई हैं, बैंक में काम करती हैं। और 2-3 चीज़ें बस मैं बुलेट पॉइंट्स में कहना चाहता हूँ। एक तो जो टेक्नोलॉजी का हमने एक यूनिजन देखा यहाँ पे, फ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आगरा के हमारे कन्वेंशन में पूरा एक सेशन था टेक्नोलॉजी का, और उसमें सरकार और कम्युनिटी लेवल पे और जितनी संस्थाएं हैं जिनके पास बड़े फंड्स भी होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, वो लोग बहुत काम कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के सहारे हम बहुत सारी मुश्किलें आसान कर सकते हैं। जैसे मुझे नहीं मालूम कि कितना पॉपुलर यहाँ पे किया गया है जॉस को, लेकिन हमारे साथी जो आए थे वो जॉस में बहुत एक्सपर्ट। जी जी। तो जॉज स्क्रीन राइटर्स को खूब पॉपुलर करें, उसको जितना ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उसकी ट्रेनिंग कर सकें। एक हमारी दोस्त हैं नेहा अग्रवाल, वो भी दृष्टिबाधित हैं, IBM में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। वो एक ट्रेनिंग 1-2 दिन की दे सकती हैं। एक डॉक्टर सरीन ने बात की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो शहरों में दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित लोग रह रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है, उनको बहुत सी अच्छी चीज़ों का एक्सपोजर है, सरकारी और गैर सरकारी सुविधाओं का। लेकिन जो गाँव में जो हमारी जिम्मेदारी है कि गांव में और खासकर लड़कियों में,
लड़कियों में किस तरीके से, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का इश्यूज भी आता है और अवेयरनेस का भी इश्यूज भी आता है, बहुत सारी सामाजिक कुरीतियों से, सामाजिक सोच से लड़ना पड़ता है। और उसमें जो शहर में रह रहे लोग हैं वो काफ़ी मददगार हो सकते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसमें हम लोग काफ़ी काम करते हैं, मैं काफ़ी कोशिश करता हूं कि उसमें हो, वो है कि साइटेड और जो दृष्टिबाधित लोग हैं इनकी पार्टनरशिप कैसे हो सके और कितनी कारगर हो। ये केवल पब्लिक फंक्शंस में हम लोग ना मिलें, हम लोगों की दोस्ती हो, घर आए जाएं, देखें कि वो लोग कैसे काम करते हैं अपने, और कैसे वो खाना बनाते हैं, कैसे वो कपड़ों में रंगों का पहचान कैसे करते हैं। ये बहुत सारे जो जिनके परिवारों में दृष्टिबाधित लोग हैं उनको छोड़ दें, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये कैसे होता है, कितना वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं। मैं तो ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो एक्सेल शीट्स में और पावर पॉइंट में बहुत एक्सपर्ट हैं, और जो दृष्टिवान लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। मीडिया में भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, कुछ वर्कशॉप करने की ज़रूरत है। मीडिया में लोगों को जो मीडिया के संपादक हैं वो और जो रिपोर्टर्स हैं उनको एक तरीके से इस पूरे मुहिम में जोड़ने की ज़रूरत है कि वो कैसे अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, और उससे प्रोग्राम से अलावा एक और चीज़ है कि किस तरीके से वो रिक्रूटमेंट में, अक्सर क्या होता है कि वो टैलेंट बराबर है दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित लोगों में और दृष्टिवान लोगों में, लेकिन वो एक लकीर जो खींची हुई है कि एक थोड़े से जाले साफ करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं तो इतना काम करता हूँ साथ में, मुझे तो कभी ऐसी कोई कमी नज़र नहीं आती है। अभी मैं नया एक मीडिया का वेंचर शुरू कर रहा हूँ, उसमें कुछ लोग ज़रूर इसमें से मैं लूँगा, अपने दोस्तों को, दृष्टिबाधित दोस्तों को भी लूँगा उसमें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं बहुत इनिशियल लेवल पे, कि किसी तरीके का टैलेंट बैंक अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में बना सकें, जिसमें जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके अलग अलग जो स्किल्स हैं और जो अवेलेबल हैं, और सरकारी नौकरियों के अलावा वो टैलेंट बैंक अगर डिजिटल बनेगा तो बहुत सारे जो दूसरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं या दूसरे जो स्किल्स के इस्तेमाल करने की जगहें हैं जहाँ पे रोज़गार मिल सकता है, चाहे मीडिया है या नॉन मीडिया जो इंडस्ट्री है उसमें, सर्विस सेक्टर में, वो बहुत टैलेंट वहाँ खप सकता है। बहुत सी अवेयरनेस नहीं है, और वो अवेयरनेस रिक्रूटर्स में भी नहीं है कि उनको, रिक्रूटर्स को भी नहीं मालूम है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आगरा के कन्वेंशन में हम लोगों ने हॉस्पिटलिटी सेक्टर के 5 स्टार होटल के जनरल मैनेजर HR को बुलाया। वो तो देख के दंग रह गए जब लोगों ने उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दिए, कैसे वो एक्सेल शीट्स में काम करते हैं, कैसे मुख्तलिफ यानी बैंक में या रेलवेज़ में या दूसरे और हाईली स्किल्ड माइक्रो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स में, IBM में, ऐसी जगहों पे लोग काम करते हैं। उन्होंने पहली बार देखा था ये। और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर हमारे दोस्त जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोग मिल के बना सकते हैं, मैं पूरा सहयोग इसमें करूँगा कि वो जितना हमारा टैलेंट है वो कम से कम समाज में सामने तो हो, जहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उनके पास जाए कि ये बायोडाटा भी हैं, ये टैलेंट भी अवेलेबल है। और अब खाने का समय हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत इंस्पायरिंग है, और मुझसे व्यक्तिगत रूप से और संस्था के रूप में जो भी हो सकता है हम लोग मिल के काम करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और अपनी पूरी टीम की ओर से भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कृतज्ञता के साथ टंडन साहब का। दरअसल हमारा ये प्लान था कि बहुत से मीडिया के लोग यहां पर उपस्थित होंगे, ये तो ना हो सका, और मेरी एक कॉल पर ही, हालांकि मेरी
मेरी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से पहले मैं टंडन साहब के बारे में मतलब केवल जानकारी रखता था, कभी मुलाकात या बातचीत नहीं हुई थी। तो चूंकि एक ही कॉल पर वो यहां पर आए हैं, तो एक सीरियस पत्रकार हैं, आगे इस मिशन को लेकर के वो हमारे साथ चलेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ एक बार फिर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आप लोगों की उत्सुकता और आप लोग जिस तरीके से बेसब्र हो रहे हैं, सहज मैं इसका अनुभव कर सकता हूं कि संभवतः आपके पेट में कुछ गुदगुदी सी हो रही होगी, भूख आपको लगी होगी। भोजन तैयार है। भोजन के उपरांत ठीक 45 मिनट के बाद, क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जितनी जल्दी हो सके वॉलंटियर्स की सहायता से आप भोजन ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात हमारी खास पेशकश होनी बाकी है। भोजन के उपरांत कुछ प्रेजेंटेशंस हैं, कुछ गतिविधियां हैं, जिसमें कि संगीत से लबरेज ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है, तो वो अभी जो है प्रतीक्षित है, लेकिन उससे पूर्व भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वॉलंटियर से मैं निवेदन करूंगा कि पंक्तिबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से आप उनको नीचे लेकर जाएं ग्राउंड फ्लोर पे, जहां लंच की व्यवस्था की गई है। और लंच के उपरांत सीधे मैं ये चाहूंगा, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस सभागार में पुनः उपस्थित हों। हमारे